हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10+2 फिजिक्स यूनिट 1। आज हम इसमें पढ़ेंगे गॉस लॉ और गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम में गॉसेस थ्योरम और गॉस लॉ, तो इसमें पहले इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो टर्म्स हैं। एरिया वेक्टर और एक हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये दोनों टर्म्स करने के बाद हम गॉस थ्योरम जो है उसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज एरिया वेक्टर। अगर हम एरिया वेक्टर को सिंपली डिफाइन करें तो एरिया, वैसे तो एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे एरिया को एज अ वेक्टर जो है वो लिया जाता है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर का जो कंसेप्ट है, डेफिनेशन है, वो क्या होगी। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई एरिया हमें गिवन है, दिस इज एरिया, स्मॉल एरिया मान लीजिए ds, स्मॉल एरिया, दिस इज ds। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस। जैसे ये प्लेन सरफेस है, अगर हम इसको डिफाइन करें, द वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस whose magnitude is the area of the figure and whose direction is that of a perpendicular to the plane of the figure. Plane of the figure. अब देखिए यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन देखें, प्लेन ऑफ द फिगर है जो, इस पे अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखें तो ये होगी इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इट इज, अगर हम यूनिट वेक्टर n लें तो n जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर है अलोंग नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट ds। अगर हम इसको एरिया एलिमेंट मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ds वेक्टर क्या होगा। तो ds वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ds इनटू डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एरिया वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा जो इस प्लेन का होगा, और डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी, अलोंग नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट और प्लेन ऑफ द फिगर। तो दिस इज एरिया वेक्टर। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स का क्या मतलब होता है। फ्लक्स का मतलब होता है, अगर हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स जो है फ्लोइंग लिक्विड से, अगर हम इसको रिलेट करें एसोसिएटेड विद द फ्लोइंग लिक्विड या फ्लोइंग फ्लक्स जो है, इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं लिक्विड के। अगर हम टर्म में बोले, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में बोले, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे मान लीजिए कोई
रिंग की शेप में हमारे पास कोई वायर है, जिस मैश है, जिसको हमने वायर को रिंग की शेप में बना के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साइड पे जो खड़ा कर दिया इसको, ताकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है इसमें से गुजर सके। तो देखिए यहाँ पे अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस केस में अगर आप देखो ये लाइन जो है ये पास पास है, ठीक है। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ज्यादा हुई तो ये सेम रिंग में से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस केस में देखिए आप इंटेंसिटी लो है, तो कम लाइंस जो है यहाँ से पास करेंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ये जो रिंग है इसको आप इसका एंगल चेंज कर दोगे, मतलब आप इसको स्ट्रेट ना रख के आप इसको टिल्ट करके रख दोगे इस तरह से, तो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं, यानी कि जो फ्लक्स है, फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो इसमें से फ्लो हो रही है, फ्लक्स है जो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस केस में आप देखो कम लाइंस बाहर आ रही है, इस केस में ज्यादा लाइंस बाहर आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एरिया जो है, एरिया जो ये रिंग है, एरिया रिंग का कम कर दोगे, जैसे इस केस में यहाँ एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया जो है वो कम है, तो इस केस में भी जो फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स है जो बाहर आ रही है, वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्लक्स है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। दूसरा वो किस पे डिपेंड कर रही है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रही है ऑफ एरिया एलिमेंट, ठीक है। तीसरा वो किस पे डिपेंड कर रही है कि साइज क्या है, साइज ऑफ एरिया एलिमेंट। तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है जो फ्लक्स है, अगर हम फ्लक्स को फाई से लिखें, ठीक है। सेम इसी चीज को ये देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए यहाँ पे हम फाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फाई जिस तरह की मैंने आपको बताया, फाई is proportional to E, phi is proportional to ds, phi is proportional to, अगर आप एंगल की बात करो तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इसका एरिया वेक्टर लेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जो है वो थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट ds, अगर ये ds है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा वो e cos थीटा होगा, क्योंकि अगर ये मान लीजिए दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एरिया वेक्टर। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, दिस इज थीटा, तो एक कंपोनेंट जो है इसका ये होगा, दूसरा कंपोनेंट जो इसका ये होगा। हमने कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो अलोंग द एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखिए डायरेक्शन ऑफ ई, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट ए। तो इस केस में हमारे पास फाई जो है वो ई ए कॉस 0 डिग्री होगा, यानी कि ई ए, क्योंकि कॉस 0 डिग्री इज 1। इसी तरह से इस केस में अगर आप लो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो इस केस में फाई जो है हमारे पास ई कॉस थीटा इंटू डी एस होगा, या इसको हम लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये ए डॉट बी की फॉर्म में होता है, ए डॉट बी इज
इक्वल टू ए बी कॉस। ठीक है, तो इस केस में जो फ्लक्स होगी वो होगी ई डॉट डी एस। इसी तरह से अगर आप ये वाला केस देखो तो जो एरिया एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे आप देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, चाहे आप एरिया एलिमेंट इस तरफ लो, चाहे आप एरिया एलिमेंट इस तरफ लो, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस केस में जो फाई होगा हमारे पास ई डी एस कॉस 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री क्योंकि जीरो होता है तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स बेसिकली फ्लक्स क्या है, तो हमारे पास फ्लक्स इज डी फाई। अगर हम मान लीजिए स्मॉल एरिया एलिमेंट है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे ए ले रहे हैं हम, चलो यहाँ पे ए ले लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे एरिया ए दिया हुआ है। अगर मान लीजिए हमारे पास स्मॉल एरिया एलिमेंट है इस तरह से, तो फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स विल बी डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। क्योंकि अगर हम ये सारे कंपोनेंट्स को मिला देंगे तो ये बन जाएगा ई डी एस कॉस थीटा विच इज अगेन इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। क्योंकि एरिया एलिमेंट स्मॉल है तो हम यहाँ पे फ्लक्स की जगह को स्मॉल लेंगे, डी फाई, यहाँ पे हम फाई की जगह पे डी फाई ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको लिखने का तरीका मिल गया हमें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई जो है इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास डी एस डी एस डी एस कितने सारे एरिया एलिमेंट्स, मान लीजिए ये हमारे पास कोई पोर्शन है, इसमें से ये भी डी एस, 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 बहुत सारे डी एस पोर्शन है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फाई इज इक्वल टू सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं जो हर एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उन सब का क्या हो जाएगी, सम। तो इसको हम बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस, सरफेस इंटीग्रल of electric field over that surface। ठीक है, अब यहाँ पे सीधी सी बात, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अब देखिए अगर ये वाला हम एरिया वेक्टर लेंगे, ये इसका ds हो गया और ये E हो गया, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि ई डी एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ई डी एस हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप ये वाला एरिया, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप ये वाला पोर्शन लेते हो या ये वाला पोर्शन लेते हो, तो यहाँ पे आप देखो एंगल जो है E के साथ, दिस इज E, दिस इज ds, ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो जहां जहां पे एंगल जो है वो 90 से अबव होगा वहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नेगेटिव होगी। तो हम यहाँ पे अगर इस फिगर से हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, रेट ऑफ फ्लो
ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन एरिया जो है, अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव है, यानी कि इस साइड पे सारा, यहाँ से हम अगर इस साइड पे ये वाली सारी साइड्स हैं, ये देखिए ये साइड, इसी तरह से ये वाली साइड, ये वाली साइड, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आ रही है एरिया, किसी सरफेस एरिया से, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फॉर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आउटवर्ड होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर कर रही है, यहाँ पे एंटर कर रही है, ठीक है, यानी कि ये इनवर्ड डायरेक्शन है। तो इनवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल है वो इस तरफ क्या 90 से अबव है, तो फाई विल बी नेगेटिव अगर इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे फाई जो है, फाई जो है वो पॉजिटिव होगा, और इस तरफ फाई जो है वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे पॉजिटिव और इस केस में नेगेटिव होगा। इसी तरह से जीरो कहाँ पे होगा, जीरो मैंने आपको बता दिया, जीरो होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जीरो होगा जहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये यहाँ पे जो फाई है वो जीरो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यूनिट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, क्योंकि फाई के केस में हमारे पास ई इंटू एरिया है, ठीक है, ई इंटू एरिया। तो ई को हम लिखेंगे न्यूटन पर कूलम, एंड जो एरिया है उसको हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो यूनिट होंगे वो होंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो है हम इस पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये SI यूनिट। अच्छा, अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीजें हमने देखी वो ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस जो है gives an idea of the number of electric lines of force passing through the surface, कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस डिफाइन अगर हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये क्या देगा हमें, gives an idea of the number of electric lines of force passing through the surface। अच्छा, अब ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ऑफ कोर्स ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे हम वर्क देखते हैं ना, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्स लीविंग अ सरफेस प्रोड्यूसेस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक ये पॉइंट हो गया इसका इम्पोर्टेंट। और लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग अ सरफेस प्रोड्यूसेस नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है। इसी तरह से लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल टू द सरफेस डू नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लक्स, यानी कि ये वाला केस। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम करेंगे व्हाट इज
गॉस थ्योरम। गॉसेस लॉ या गॉस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम क्या है हमारे पास? अभी मान लीजिए हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस जिसमें यहाँ पे चार्ज Q पड़ा हुआ, ठीक है। इस सरफेस का जो रेडियस है, स्फेरिकल सरफेस है, वो मान लीजिए स्मॉल आर, ठीक है। ये जो स्मॉल आर चार्ज जहाँ पे पड़ा हुआ है उस सरफेस का जो रेडियस है वो हमारे पास स्मॉल आर है। तो गॉस थ्योरम हमें क्या कहती है? गॉस थ्योरम हमें ये कहती है, इट स्टेट्स that the total electric flux through a closed surface enclosing a charge is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by it, by it। यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, वो किसके बराबर होगी? अगर Q इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय, तो 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स Q, तो ये हो गया फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन, ठीक है। अब क्योंकि ये चार्ज है, मान लीजिए ये हमारे पास प्लस चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस होगी वो इस तरह से, फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब मान लीजिए इस डायरेक्शन में जो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमें पता है कि जो फाई है वो Q बाय एप्सिलॉन है, ठीक है। आल्सो बाय डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे मान लें स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, ठीक है, तो ये होगा ds वेक्टर, ठीक है। तो अगर बाय डेफिनेशन हम गॉस थ्योरम देखें तो ये क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। अगर यहाँ पे हम इसी तरह से बहुत सारे एरिया एलिमेंट्स ले लें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो किसके बराबर होगी? हमारे पास ई डॉट ds। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगे हमारे पास, एक ये। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास सरफेस इंटेग्रल जो है इलेक्ट्रिक के लिए, जो सरफेस इंटेग्रल है हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों तरफ फाई फाई है, तो ये जो दोनों इक्वेशन है वो सेम है। तो इट इज अनदर फॉर्म ऑफ गॉसियन लॉ। तो सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over the closed surface enclosing charge Q is equal to
1/epsilon times the charge enclosed. It is another definition of Gauss's theorem. अब क्योंकि थ्योरम है, अब हम इसे प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ किस तरह से करेंगे हम इसको, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसको हम प्रूफ करेंगे फॉर अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस। इसी तरह से हम, ये हमारे पास स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस। तो अगेन कंसिडर अ पॉइंट चार्ज, यहाँ पे पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया हमने, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये हमारे पास r रेडियस का एक स्फीयर है। नाउ लेट एट एनी पॉइंट p ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखनी है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे E है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चार्ज Q प्लेस्ड है यहाँ सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन आउटवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जहाँ पे हम पॉइंट P लेते हैं वहां पे हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम कूलम्स लॉ अप्लाई करें, दिस इज सेंटर, OP इज इक्वल टू R हियर, ठीक है। तो अगर हम कूलम्स लॉ अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, E जो है हमारे पास वो हो जाती है 1/4πε0 Q/r² इंटू यूनिट वेक्टर r। ये यूनिट वेक्टर r की डायरेक्शन है हमारे पास। अगर हम यूनिट वेक्टर r की डायरेक्शन ले तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर r। क्योंकि फोर्स जो होती है वो होती है Q नोड इंटू E, और E जो होता है वो F डिवाइडेड बाय Q नोड। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², वेयर R इज यूनिट वेक्टर अलोंग OP, OP की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड कर दें स्फीयर इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, अगेन यहाँ पे ये देखिए स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड पॉइंट P, देखिए यहाँ पे, देन द एरिया वेक्टर ds जो होगा वो भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ r होगा। दिस इज एरिया वेक्टर D, ठीक है। अगर ये ds एरिया एलिमेंट है तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो भी किस तरफ होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ r। तो d फाई यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हो जाएगी E डॉट ds, ठीक है। अब क्योंकि E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे अगर हम E की जगह पे ये वैल्यू पुट करें, d फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², यहाँ पे हमारे पास r डॉट ds, ठीक है। अब r और ds ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r², क्योंकि r इज यूनिट वेक्टर 1 इंटू ds cos 0 डिग्री। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास आ जाएगी
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी फाई इंटू डी एस। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू क्लोज्ड सरफेस ऑफ द स्फीयर जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, अगेन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स will be phi which is integral of d phi। ठीक है, तो बस अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। phi is equal to integral of d phi यानी कि इंटेग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस। ठीक है, अब क्योंकि अब यहाँ ये सब यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है, तो फाई जो है वो हमारे पास आ जाएगा। 4 पाई कांस्टेंट हमने बाहर रख लिए और ये रह गया हमारे पास डी एस। नाउ फॉर स्फीयर, जो डी एस होगा हमारे पास यानी कि स्फीयर का सरफेस एरिया, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो डीएस 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 जोड़ने के बाद हमें पूरा सरफेस एरिया मिलेगा विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो हमारे पास फाई जो है वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से फाई जो है वो आ गया क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 पाई कट हो गया, आर स्क्वायर कट हो गया, तो it proves Gauss's theorem। तो इस तरह से हमने देखा कि गॉस थ्योरम जो है वो उसका प्रूफ जो है वो हमने इस तरह से किया। ठीक है, तो ये था गॉस थ्योरम। अब नेक्स्ट हम करेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। एक और टर्म जो मैं आपको बता दूं वो है गॉसियन सरफेस। व्हाट इज गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस बेसिकली क्या होता है, गॉसियन सरफेस जो है किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मान लीजिए कोई चार्ज है उसके आसपास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो गॉसियन सरफेस अराउंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is a closed surface such that electric field intensity at all the points of the surface is same। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, अब इसके चारों डायरेक्शन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन मान लीजिए हम किसी खास डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे चारों तरफ अराउंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल शेप बन जाएगी इस तरह से। तो ये जो सरफेस होगा इस पे हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये हो गया हमारे पास गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस को अगर हम डिफाइन करें तो गॉसियन सरफेस
a charge distribution is a closed surface such that electric field intensity at all the points on the surface is same, and electric flux through the surface is along the normal to the surface. तो ये हो गया गॉस थ्योरम एंड गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।